आज के कॉम्प्लिकेटेड परिदृश्य में और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग चीज़ों को पढ़ें और समझें। सुनकर किसी भी कॉम्प्लिकेटेड समस्या का आप निदान नहीं कर सकते हैं और लोग निर्णय से डरते हैं। मेरा ये अनुभव है कि लोग निर्णय से डरते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण, डर के पीछे जो है वो अज्ञानता है। अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये डर अपने आप ख़त्म हो जाता है। दूसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है पॉजिटिव आउटलुक। आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो आप समस्या का हल नहीं कर सकते हैं। एक उदाहरण आज आप देखेंगे जो 6-7 साल के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है सैमसंग का, वो आपके सामने आ जाएगा। एक कहावत है यूपी टूरिज़्म का, बाहर से आने वाले अतिथियों के लिए एक टैगलाइन बना है यूपी टूरिज़्म का कि अगर यूपी नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। मैं कहता हूँ इंडस्ट्री के लिए भी एक टैगलाइन बनेगा कि सैमसंग हल कर सकते हैं तो कुछ भी हल कर सकते हैं। पॉलिसीज़ अच्छी हैं, नीतियाँ अच्छी हैं, लेकिन जो नीतियों के माध्यम से सरकार ने प्रॉमिसेस किए हैं उनको डिलीवर करना कंसिस्टेंसी के साथ, क्वालिटी के साथ और प्रॉम्प्टनेस के साथ बहुत ज़रूरी है। दुनिया में अगर हम ज़मीन और स्किल्ड मैन पावर दें तो फिर इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है, वो दुनिया के हर कोने से यहाँ आने को तैयार है। मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक बात से। उनका ये कहना था कि रीजनेबल आदमी अपने आप को दुनिया के हिसाब से ढाल लेता है, लेकिन अनरीजनेबल आदमी दुनिया को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है। अच्छी बात यह है कि दुनिया में प्रगति इस अनरीजनेबल आदमी के ऊपर टिकी होती है, इसीलिए बहुत रीजनेबल बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रीजनेबल होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। Now we will play a video regarding commissioning of manufacturing and processing facilities in the state of Uttar Pradesh in the last 1 to 2 years. उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां भारत का भविष्य आकार ले रहा है। यहां सपनों को साकार करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग एवं इन्वेस्ट यूपी की बिजनेस फ्रेंडली नीतियों का मजबूत साथ उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहा है एवं राज्य को इन्वेस्टर्स के पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में स्थापित कर चुका है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश प्रगति की नई ऊंचाइयां छू रहा है तथा भारत की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में स्थापित हो चुका है। यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना, बिजनेस कल्चर का विस्तार हुआ। भारत का सबसे आकर्षक इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में विकसित हो रहा है। यहाँ देश का विशालतम एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ देश का पहला रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत एवं भारत का पहला इनलैंड वाटरवे यहीं से संचालित होता है। उत्तर प्रदेश में जल, थल और नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लीड्स रैंकिंग में हम अचीवर स्टेट हैं। यहाँ लैंड भी पर्याप्त है, बिजली भी भरपूर है, न मैन पावर की कमी है न विल पावर का अभाव ही। उत्तर प्रदेश एफडीआई नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। प्रदेश एआई, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल संबंधित टेक्नोलॉजीज का निर्माण एवं निर्यात का हब बन चुका है। बायो एनर्जी उत्पादन से लेकर सीमेंट उद्योग तक, इंडस्ट्रियल गैस उत्पादन से लेकर बॉटलिंग इंडस्ट्री तक प्रदेश अब विविध क्षेत्रों में विश्व स्तरीय उद्योग का हब है। विश्व के प्रमुख उद्योगपतियों का अनुभव सुने। सीपी मिल्क के श्री अनुज अग्रवाल। यूपी में आज इंडस्ट्री लगाना और अपने प्रोडक्ट्स को बेचना, स्पेशली दूध जैसे प्रोडक्ट में बहुत एक अच्छा माहौल बन गया है। ज्ञान डेयरी की ग्रोथ में न केवल किसानों का और कंज्यूमर्स का योगदान है, बल्कि एक बहुत बड़ा योगदान सरकार की पॉलिसीज का है। एडवर्ब टेक्नोलॉजीज के श्री सतीश कुमार शुक्ला। We chose Uttar Pradesh as our destination to expand our manufacturing facility. This factory, which we call Botverse, is one of the world's largest mobile robot manufacturing facility, was built in a record time of 12 months. आइनॉक्स के श्री विनोद कुमार सिंह। इस प्लांट को लगाने में उत्तर प्रदेश सरकार और उनके समस्त विभाग ने पूर्ण सहायता और सहयोग किया, जिसकी वजह से रिकॉर्ड समय में आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ने अपना ये प्लांट लगाया। इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स
150 करोड़ रुपए के निवेश के साथ आधुनिक अल्ट्रा हाई प्यूरिटी क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की है। आइकिया की सुश्री सुजन पुलवरेर I'm delighted to be here in Lucknow today in Uttar Pradesh, New India Growth Engine. And now we take our investments to a new level with a shopping center or a meeting place, as we call it, in Noida. And we are delighted to announce that the excavation has started and it will be a real prime project for IKEA. कोका कोला के श्री विवेक लथानी उत्तर प्रदेश के व्यापारिक माहौल में अपना भरोसा जताते हैं। अमेठी कोका कोला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मेगा प्लांट, स्टेट ऑफ द आर्ट, 20 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन और 40 लाइसेंसेस से ज्यादा प्रोक्योरमेंट, ये सारा काम हम लोगों ने 12 से 14 महीने में कंप्लीट किया और इसका बहुत सारा श्रेय जाता है यूपी गवर्नमेंट को। उत्तर प्रदेश भारत की विकास यात्रा का ग्रोथ इंजन बनकर इसका नेतृत्व कर रहा है। यूपी सरकार एवं इन्वेस्ट यूपी के अद्वितीय प्रयासों के साथ उत्तर प्रदेश अब एक मजबूत आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। वाकई में ये वीडियो बहुत प्रेरणादायक था और हमारे साथ मंच पर कुछ प्रतिष्ठित निवेशक हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया उत्तर प्रदेश में काम करने के अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करें, राज्य में निवेश के अवसरों के बारे में हमें बताएं तथा राज्य सरकार द्वारा पूरे किए गए इंसेंटिव प्रॉमिस को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें बताएं। और आप सभी से ये निवेदन है कि कृपया कर आप सभी अपनी बातें संक्षिप्त में हमारे सामने रखिए। मिस्टर JB पार्क, प्रेसिडेंट साउथ एशिया सैमसंग, a very warm welcome, Mr. Park. We request you to briefly share your experience with us. Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Honorable Minister Shri Nandiji, Shri Sharmaji and Shri Kanaji, Shri Singhji and Shri Saniji, Senior Ministers, Chief Secretary Shri Singhji, officials from the government of UP, guests from the industries, and friends from the media, Namaste. It's an honor to stand here in this momentous occasion. This ceremony is a testament to the admirable leadership of Yogi Ji, one of the most respected chief minister in India. Samsung has a very deep connection with UP. When we came here first in 1996, no one could have imagined that Samsung would have established one of the largest mobile manufacturing factory in Noida. In 2018, it became reality when we inaugurated by Honorable Prime Minister Modi Ji, along with the South Korean President Moon, Honorable Chief Minister Yogi Ji, and Samsung Chairman J.Y. Lee. The historical inauguration of these mobile manufacturing facility in Noida was possible only because of the valuable guidance from Modi Ji and the continuous support from Yogi Ji. During the past decade, we have become the strong partner for UP. I'm really delighted to see that Samsung has become a household name with the number of products manufactured in Noida. It is also heartening to see that Samsung is one of the country's most beloved brands. Yogi Ji, I am confident that we will continue to get the same support in the future. Samsung remains committed to invest in UP. UP is on the fast track, and its aspiration to become a $1 trillion economy by 2028. Today, the ceremony with investors is probable an indicator that this Uttar Pradesh
is well on the path to achieve its goal. Let me give you a glimpse of Samsung operation in UP. Besides our manufacturing facility in Noida, 2 of 3 R&D centers in India is located in Noida. These centers are at the forefront of cutting technologies, driving adaptation of AI and product innovation for both India and the world. They are also filled with thousands of patents. Over the past 29 years, Samsung has successfully created electronic manufacturing ecosystem in Noida, spanning innovation, design, component building, and manufacturing. We have built a strong, mutual beneficial collaboration across the value chain. Our mobile factories facility in Noida is shining symbol of the Make in India, and we remain committed to make for the world from India. We will continue to introduce cutting-edge technology and enhance localization. Also, we will help improve the employability of UP youth through skilling as part of our CSR initiatives. Samsung stands committed to UP and ensuring prosperity with the people of the state. Dhanyawad. Thank you so much, Mr. Park. Now I would invite Mr. Raghavpat Singhania, Managing Director, JK Cement. माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता जी नंदी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट जसवंत सिंह सैनी जी, चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह जी, फ्रेंड्स, पीपल फ्रॉम द मीडिया, नमस्कार। जेके सीमेंट ने पिछले 6 साल में 3 सीमेंट यूनिट लगाए हैं और जो लास्ट सीमेंट यूनिट है वो 2024 में प्रयागराज में लगा है, जो सिर्फ 9 महीने और 28 दिन में लगाया गया है, फ्रॉम ग्राउंड ब्रेकिंग टू कमिश्निंग। मुख्यमंत्री जी, मैं आज ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता अगर आपकी जो टीम ग्राउंड पे है वो इतना सपोर्ट नहीं करती। ये पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ पे टीम इंडस्ट्री को फॉलो करती है टू चेक कि आपके काम का क्या प्रोग्रेस हुआ, काम कहाँ अटका हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। और मैं जब भी लखनऊ आता हूँ तो मुझे कोई ना कोई नई पॉलिसी का इंफॉर्मेशन मिलता है एंड आज उस पॉलिसी के दौरान मैं आपको ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि इवन दो जेके सीमेंट ने 1500 करोड़ इन्वेस्ट कर लिया है यूपी में, लेकिन हम फर्दर 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी लाएंगे, 500 करोड़ मेडिकल फील्ड में एंड हम 1000 करोड़ का अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी नई R&D पॉलिसी है उसमें, प्लस एजुकेशन में एज वेल एज न्यू बिल्डिंग मटेरियल्स में। मुख्यमंत्री जी, ये आपकी और आपकी टीम का जो मेक यूपी को टू मेक यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आप बोलते हैं, वो ये ऐसा एक प्रदेश है हिंदुस्तान में जिसने एक्चुअली बताया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है एंड ये सब आपकी और आपकी टीम की वजह से है। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जेके को वापस यूपी में लेकर आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी छत्र छाया में हम फर्दर यूपी में इन्वेस्ट कर पाएँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री सिंघानिया जी। And now I would invite Mr. Sandeep Ghosh, MD and CEO, RCCPL, Birla Corporation. नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, नंदी जी और सभी। बड़ी नहीं होता है उतना हाईटेक हमारा वो नहीं होता है, लेकिन एक तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत अहम होता है क्योंकि लोग कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान। तो ये रोटी कपड़ा के बाद मकान एक चीज़ होता है, जो मकान सिर्फ मकान नहीं,
लोग का एक ड्रीम, सपना रहते हैं कि अपना घर बनाएं। तो ये कभी लोग को मतलब मालूम नहीं पड़ते, हम हर 100 बोरा सीमेंट जो बनाते हैं उससे एक प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बन जाता है, और वो मेरा हिसाब से एक बड़ा योगदान होता है एक स्टेट, एक वहाँ का लोग का। और ये अहम बात उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से इसका रिकग्नाइज किए हैं, इसलिए सिंघानिया जी जैसा कहा, हमारा कंपनी और बहुत सारी सीमेंट उद्योग यहाँ पे आ रहा है। सीमेंट उद्योग का और भी एक हमारा जो इन्वेस्टमेंट कम होने से भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रहता है, वो बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। बहुत हाई इन्वेस्टमेंट में आज के दिन में एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का बात बहुत जिक्र हो रहा है। अभी जो 2 दिन पहले इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ का भी बात हुआ है, वहाँ पे भी लोग बोलते हैं कि 1:3 टाइम्स होता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट। लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है जहाँ पे 10 गुना से भी ज़्यादा हमारा जो लेबर जनरेशन वो होता है, क्योंकि जो आप मान लीजिए जो एक छोटी सी नरेगा का घर बनता है और PM आवास योजना का घर बनता है, उस पर भी करीब 100 दिन से ज़्यादा मैन पावर डेज जाते हैं, और जो छोटे गांव में बनता है वो उसमें भी 250 दिन का मैन पावर एम्प्लॉयमेंट होता है। सिर्फ मैन पावर नहीं, दूसरे जो बात हम लोग बोल रहे थे स्किल डेवलपमेंट, और ये जो लेबर है ये सिर्फ अनस्किल्ड लेबर नहीं है, जो मेसन हो रहा है, जो कारपेंटर हो रहा है, इलेक्ट्रिशियन हो रहा है, इससे स्किल डेवलपमेंट भी होता है। तो इसका एक बात हम कहना चाहते हैं सर मनोज सिंह जी, आप अगर इसके ऊपर सीमेंट कंपनी का कोलैबोरेशन में स्किल डेवलपमेंट का जो एक बहुत कंस्ट्रक्शन जैसा इम्प्रूव करेगा, इवन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनका स्किल डेवलपमेंट का भी बहुत ज़रूरत है। इसमें हम एक कोलैबोरेटिव अप्रोच से स्टेट के साथ काम कर सकते हैं कि जहाँ पे ऐसा इस तरह का स्किल हम लोग डेवलप करें। तो ये बात रहा, और आपको कहना है जो पहले राघव जी भी कह रहे थे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह का, हमारा अगेन छोटा सा यूनिट के हिसाब से कह सकता हूँ, हमारा इतने 5 साल में हम लोग करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा GST तो भरे हैं, लेकिन हमारा जो इंसेंटिव है, हमें 600 करोड़ से भी ज़्यादा इंसेंटिव हमें मिला है यहाँ पे इस पीरियड में, जो दूसरे प्रदेश के कंपैरिजन में इतना जल्दी सेटलमेंट होता नहीं है। हम दूसरे प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहते हैं जहाँ पे 7-7, 8-8, कभी कभी 10 साल से भी लोग सेटलमेंट नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉम्प्टनेस से जो सब कुछ रिजॉल्व होता है वो एक ज़रूर एक एग्जाम्पल है। और इसलिए हम लोग भी कहते हैं कि यूपी आके देखिए यहाँ पे किस तरह से होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 2-3 चीज़ से होता है। एक तो जो बोले माहौल, गवर्नेंस का माहौल जो होता है स्टेट में, उसके ऊपर, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होता है जो प्रोमिसेस होता है, वो प्रोमिस का डिलीवरी के ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ पे फिर से निवेश डालूँ। तो हम लोग भी यहाँ पे और 1500 करोड़ का हमारा नया यूनिट आ रहा है, कुंदनगंज में 3rd लाइन आ रहा है, उसके बाद प्रयागराज में आएगा और 1000 करोड़, उसके बाद अलीगढ़ में हमारा प्लान है, और हमारा दूसरे भी फील्ड में हमारा कंपनी यहाँ पे जो वाटर प्रोग्राम हो रहा है, हमारा दूसरा कंपनी उसमें भी काम कर रहा है, बहुत सारे काम ये हो रहा है क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आज के दिन में यहाँ पे पैदा हुआ है। बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, कुछ ना कुछ रुकावट आएंगे, लेकिन उसका रेजोल्यूशन होना ज़रूरी है, और इस कारण में जो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो उसको मैं श्रेय देना चाहता हूँ, खासतौर से पिकअप को। पिकअप इज सो प्रोएक्टिव इन रिजॉल्विंग प्रॉब्लम। हम लोग प्रॉब्लम ले आके, उनके पास प्रॉब्लम ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ दिक्कत होता है, लेकिन प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन हो जाता है। इससे हम लोग का बहुत आश्वासन मिलता है और रीअश्योरेंस, जिसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस से काम करते हैं। हमारा दोस्त राघव जी वगैरह तो यहीं बैठते हैं, लखनऊ से नज़दीक सभी से मिलते हैं। हम कलकत्ता दूर में बैठते हैं, लेकिन वहाँ से बैठते भी हमारा कोई दिक्कत नहीं आता है। मनोज सिंह जी और किसी को आके हमको ज़्यादा बार डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता है कि हमें एक आध बार वहाँ से हमारा आदमी आके करते हैं, ऑटोमेटिकली सब चीज़ हो जाता है, जो दूसरा स्टेट में ऐसा हम लोग का अनुभव नहीं है। ये हम खुले माहौल में बोल सकते हैं। इसके लिए हम बधाई सभी को देते हैं, और हम चाहते हैं कि ये यूपी का एग्जाम्पल दूसरे जगह में भी फॉलो करें और यूपी में भी ये जारी रहे। तो यूपी का जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो बात हो रहा है, ये सब
ऑटोमेटिकली होगा। और जो इसका क्षेत्र जैसा पूर्वांचल जहाँ पे आगे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था उतना, वहाँ पे भी तरक्की, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद जी। श्री संदीप घोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री सीपी अग्रवाल, चेयरमैन गैलेंट इस्पात। धन्यवाद। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हम गोरखपुर वालों के लिए पूज्य महाराज जी, माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी, माननीय औद्योगिक विकास राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री अजीत पाल सिंह जी, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री अनिल सागर जी तथा उपस्थित अन्य अधिकारीगण, उपस्थित उद्यमी बंधु, मीडिया कर्मी तथा सभागार में उपस्थित अन्य अतिथिगण। गैलेंट ने गोरखपुर में 2006 से अब तक लगभग 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया है और उसमें आधे से भी ज़्यादा निवेश पूज्य योगी जी की सरकार आने के बाद संभव हो सका है। आज हम औद्योगिक इकाइयों को लगभग 1300 करोड़ रुपए की राशि जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में दी जा रही है और ये इसलिए संभव हो सका कि हम उद्योग चला सके। उद्योग हम इसलिए चला सके कि यहाँ कानून व्यवस्था की जो स्थिति पिछले 7 सालों में सुदृढ़ हुई है, जीरो टॉलरेंस की स्थिति हुई है, उसके कारण ही यह संभव हो सका है। शासन प्रशासन में ईमानदारी और पारदर्शिता का जो वातावरण सृजित हुआ है, यह हमारे पूज्य महाराज जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। आप अवगत ही हैं कि विगत 3 सर्वेक्षणों से हमारे पूज्य महाराज जी को देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री माना गया है और यह ऐसे ही संभव नहीं हो पाता है। यह ऐसे ही संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारे प्रतिरोधों का सामना, संघर्ष और व्यक्तिगत दृढ़ निश्चय से कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण आप सभी समझ सकते हैं कि बहुत से विरोधी भी उत्पन्न हो जाते हैं। गोरखपुर का होने के नाते मैं पूज्य महाराज जी के इन गुणों से काफ़ी लंबे समय से परिचित हूँ और उनकी दृढ़ निश्चयता ही उनकी सदैव पहचान रही है। हम सबको उनका आशीर्वाद मिलता रहे और अब तक चली आ रही प्रदेश में जड़ता की व्यवस्था को समाप्त करने में जो कुछ भी कार्य शेष रह गया है वह भी पूरा हो सके और उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ निवेश स्थल बनाने का जो महाराज जी का अभियान है वह सफल हो सके। एक बात और इस मौके पे कहना पड़ेगा, जहां 1300 करोड़ रुपए का अनुदान वितरित हो रहा है, आज ही मैंने पढ़ा कुछ सरकारें अपने मंत्री और मुख्यमंत्री का वेतन तक नहीं दे पा रही हैं। ऐसे में 1300 करोड़ रुपए का अनुदान वितरित करना ये पूज्य योगी जी के सरकार की बस की ही बात रही है। हमारे औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंदी जी तो हमारे उद्यमी वर्ग से ही आते हैं, अतः उद्यमियों की समस्याओं से भली भांति परिचित है और हमें आशा भी है और देखता भी हूँ मैं इनके द्वारा जो संभव कार्य है वो किया जाता है। हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी एक त्वरित व सकारात्मक निर्णय अपनी जिम्मेदारी के साथ लेने वाले अधिकारी हैं। उनके आने के बाद ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई है। पूर्व में सामान्यतः किसी भी समस्या की चर्चा करने पर यही सुनने को मिलता था कि ये काम नहीं हो सकता है। अब उसमें एक शब्द क्यों जुड़ गया है। मुख्य सचिव महोदय हर समस्या को इस दृष्टि से देख रहे हैं कि यह काम क्यों नहीं हो सकता है और इस क्यों मात्र ने पूरी निर्णय की प्रक्रिया को ही बदल दिया है। उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रकरण में तह तक जाने के कारण बहुत सी लंबित समस्याओं का समाधान हो सका है, जिसमें से सैमसंग की भी एक समस्या रही है जिसका जिक्र पूर्व में हुआ है। मैंने देखा है कि पूर्व में वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराते समय विभागों का मत होता था कि या तो अनुदान देना ही न पड़े या कम से कम देना पड़े। वर्तमान में मुख्य सचिव महोदय के नेतृत्व में इस सोच में तथा औद्योगिक विकास विभाग की कार्यप्रणाली में बड़ा परिवर्तन आया है, जिसमें प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री अनिल कुमार सागर, सचिव श्री अभिषेक प्रकाश, एमडी पिकअप पीयूष वर्मा जी
तथा हमारे इन्वेस्ट यूपी के बहुत ही सक्रिय एडिशनल सीईओ प्रथमेश जी का महत्वपूर्ण योगदान है। पूज्य महाराज जी, सरकार द्वारा घोषित अनुदान व अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया में, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, बहुत सुधार हुआ है। हम अन्य राज्यों की तुलना में बहुत आगे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अभी इसमें और सुधार की गुंजाइश है। मेरा आग्रह होगा कि मुख्य सचिव महोदय प्रदेश की लाभार्थी इकाइयों के साथ एक फिजिकल बैठक कर इस संभावना का और परीक्षण करें। मेरा यह भी सुझाव होगा कि प्रदेश स्तरीय उद्योग बंधु की त्रैमासिक अंतराल पर नियमित बैठक हो और उसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव महोदय करें और समय समय पर संभव हो सके तो आप भी करें। इन सब के साथ मैं ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि 2006 के औद्योगिक पॉलिसी के तहत मैंने इकाई लगाई, 2012 के तहत भी एक्सपेंशन किया, 2017 के तहत भी किया, लेकिन अविवादित रूप से जो अनुदान मुझे उपलब्ध हो पाया है वह केवल 2017 की पॉलिसी के तहत ही हो पाया है। इससे ये निश्चित है कि वर्तमान सरकार और इसके द्वारा बनाई गई नीतियाँ स्पष्ट हैं। उनको कार्य करने के लिए पूरा विभाग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्यरत है और बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ कर रहा है। मैं इस सभा के माध्यम से देश के सभी उद्यमियों का आह्वान करूंगा कि जैसा हमारे मुख्य सचिव महोदय ने कहा, आप उत्तर प्रदेश आइए और अगर आपने उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो भारतवर्ष में कुछ भी नहीं देखा। एक बार यहाँ उद्योग लगाइए और यहाँ की जो सकारात्मक सोच है, सहयोगात्मक सोच है, उसका लाभ उठाइए। इन सब के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का आपने अवसर दिया और इस बात के लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ कि योगी जी की सरकार आज करोड़ों रुपया दे के हम लोगों को भेज रही है। हम चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम इतने लंबे अंतराल पे न हो करके हर 3 महीने पे आयोजित होते रहें। हम लोग करोड़ों रुपए का चेक और आरटीजीएस लेके यहाँ से जाते रहें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सार्वजनिक रूप से ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जितना भी पैसा देगी उसका 10 गुना करके इस प्रदेश में हम निवेश करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के विकास से जो आत्मिक प्रसन्नता मुझे होगी, उसका मुझे जो आनंद होगा, उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। श्री सीपी अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री पवन दनवर जी, CFO एंड प्रेसिडेंट HCL ग्रुप। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय all ministers on the dais, मनोज कुमार सिंह जी, चीफ सेक्रेटरी, अनिल कुमार सागर जी, सर, HCL के लिए यूपी एक घर है। हम इंडिया की टॉप 3 IT कंपनी हैं एंड हम एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर यूपी में है। आज से करीब 50 साल पहले एक तमिल युवक इंजीनियर अपनी जन्मभूमि छोड़कर तमिलनाडु से यूपी को अपनी कर्म भूमि बनाता है और उनका नाम शिव नाडर है, जो उस कंपनी को एक ग्लोबल कंपनी बनाकर आज करीब 1 लाख करोड़ रेवेन्यू के साथ और 4 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ यूपी में आज काफ़ी इकाइयों के साथ चल रहे हैं। हमारा लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट लखनऊ में हमने किया है, जो करीब 6 साल में करीब 11,000 एम्प्लॉइज यहाँ काम करते हैं। 800 करोड़ रुपया ऑलरेडी इन्वेस्ट हमने यहाँ पे किया और वो इसलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज जो भी पॉलिसी सर थी गवर्नमेंट की, वो इतने स्ट्रीमलाइन तरीके से इम्प्लीमेंट हुई कि बहुत शॉर्ट पीरियड में ये सारा काम हुआ। हमारे करीब 2.5 लाख एम्प्लॉइज ग्लोबली हैं, इंडिया में करीब 2 लाख एम्प्लॉय हैं, उसमें से 25% एम्प्लॉय यूपी में काम करते हैं। लखनऊ की इकाई में करीब 85%
एम्प्लॉइज यूपी से आते हैं सर, एंड 70% एम्प्लॉइज सिर्फ लखनऊ से आते हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, इन 70% एम्प्लॉइज विच इज ऑलमोस्ट 7,000 पीपल, काफी सारे दूसरे कंट्री से आकर वापस प्रदेश में बस गए हैं, क्योंकि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जो किसी ने पहले कभी सोचा नहीं था। इस पूरे प्रोग्रेस में सर यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोएक्टिव पॉलिसीज आई एम सेइंग, एक दूरदर्शिता, सबसे जो अलग, क्योंकि मैं इंटरेक्ट करता हूं काफी रेगुलर बेसिस पे, जो सबसे डिफरेंस मुझे नजर आया बाकी स्टेट से, प्रोएक्टिवनेस। प्रॉब्लम हर काम में आती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन करने का तरीका वो बहुत अद्भुत है सर। उसके लिए मैं बधाई दूंगा आपकी पूरी टीम को, एंड उसके लिए धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा कि हम आगे 3 साल में क्या करने का विचार कर रहे हैं एज ए ग्रुप। हमारा प्लान करीब 4,200 करोड़ फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का है अगले 3 साल में। 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम लखनऊ में ही करने जा रहे हैं सर। फेज 2 हमने स्टार्ट कर दिया है, चीफ सेक्रेटरी साहब को पता है। सो उसमें करीब 6,000 एम्प्लॉयमेंट और ऐड हो जाएगी अगले 3 साल के अंदर। तो यूपी में हमारे टोटल मिला के करीब 60,000 एम्प्लॉय हो जाएंगे, एंड लखनऊ में करीब 16,000 एम्प्लॉय हमारे हो जाएंगे अगले 2-3 साल में। एक प्रोजेक्ट और हम यमुना एक्सप्रेस पे ला रहे हैं सर, थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी है, मैं नाम नहीं थोड़ा शेयर कर सकता, बट हमारा अप्रूवल इज ऑन ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड हियर वहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट करीब 3,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, एंड ये ग्लोबल जेवी है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम यूपी में आएगा सर, यमुना एक्सप्रेस पे। ये बिजनेस साइड मैंने एक्सप्लेन किया, मिस्टर नाडर एंड फैमिली। फिलैंथ्रोपी साइड बहुत काम करते हैं, CSR एंड फिलैंथ्रोपी साइड। हरदोई में हमने काफी जिलों को वहां पे लेके डेवलप किया है। करीब हमारा फाउंडेशन से, जो शिव नाडर फाउंडेशन फैमिली फाउंडेशन है, उसी का करीब 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारा यूपी में है, जिसमें हम यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, लीडरशिप अकेडमीज, शिक्षा पे काफी काम करते हैं। और जो हमें सहयोग मिलता है आपके अलग अलग डिपार्टमेंट से, वो बहुत सराहनीय है, हम उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। जहाँ तक इंसेंटिव की बात है सर, मैं बहुत गर्व से कहना चाहूँगा कि हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कभी इंसेंटिव लेने में आई नहीं। लखनऊ का जो हमारा कैंपस है, स्टार्टिंग में एक फ्रेमवर्क डिसाइड हो गया, उसके बाद पिछले 5 साल से हमें लगातार इंसेंटिव मिल रहा है ऑन ए रेगुलर बेसिस, एंड वी ऑलरेडी गॉट मोर देन 100 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। पॉलिसीज बहुत ट्रांसपेरेंट है सर, और एक हेजिटेशन होता नहीं है। आपकी जो टीम है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आके बड़ी फ्रैंकली उस प्रॉब्लम को रख देते हैं, एंड बड़े प्रोएक्टिव तरीके से उसका सोल्यूशन हमें मिल जाता है। इसके लिए हम बहुत आभार करते हैं गवर्नमेंट का। और इसी के साथ कि ये प्रदेश, हम सब लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। आई थिंक जो ट्रांसपेरेंसी और प्रोएक्टिवनेस है पॉलिसीज में और ऑफिसर्स की कोऑपरेशन में, उसके लिए धन्यवाद सर, धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Danwar. And now I would request Mr. Shenu Agarwal, Managing Director, Ashok Leyland, to kindly come and address here from the dais. नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के माननीय वरिष्ठ मंत्रीगण, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब, सभी अधिकारीगण, उद्योग जगत से आए उपस्थित मित्रों, और मेरे साथ आज मेरे कॉलीग डॉक्टर चड्ढा भी यहाँ उपस्थित हैं। शायद ही देश और विदेश का ऐसा कोई कोना होगा जहाँ अशोक लेलैंड और हिंदुजा ग्रुप का व्यवसाय ना फैला हो, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमें जो सहयोग, जो मार्गदर्शन, जो प्रेरणा और जो उत्साहन उत्तर प्रदेश की सरकार से मिला, वो हमें इससे पहले कहीं नहीं मिला। मुझे याद है कि पिछले साल
अगस्त के महीने में हिंदुजा ग्रुप की पहली मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई। उत्तर प्रदेश की प्रगति का उनका विजन, इन्वेस्टमेंट और रोजगार बढ़ाने का उनका पैशन और एक इनोवेशन और ग्रोथ का इकोसिस्टम बनाने का उनका डिटर्मिनेशन, ये सब इतना प्रभावशाली था कि मीटिंग के तुरंत बाद अशोक लेलैंड और हिंदुजा ग्रुप ने फैसला किया कि हमारा अगला निवेश उत्तर प्रदेश में ही होगा। इस मीटिंग के बस कुछ ही हफ्तों के बाद 15 सितंबर 2023 को अशोक लेलैंड और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच एक MOU साइन हुआ। सितंबर में MOU साइन होने के अगले सिर्फ 5 महीने में 20 फरवरी 2024 को अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक बस और ट्रक बनाने की नई फैक्ट्री का शिलान्यास और भूमि पूजा खुद माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से हुई। क्या आपको विश्वास होगा कि 5 से 6 महीने के अंतराल में एक उद्योग समूह और प्रदेश की सरकार के बीच बातचीत शुरू हो, एक ब्रॉड एग्रीमेंट बने, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो उद्योग जगत की ज़रूरतें हैं उन पर चर्चा हो, उसके हिसाब से पॉलिसी के ढांचे पर चर्चा हो, पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी हो, प्रोजेक्ट्स की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो, किस जगह फैक्ट्री लगानी है ये तय हो, ज़मीन की साफ सफाई करके उसकी सुपुर्दगी हो, नई फैक्ट्री का शिलान्यास हो और फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन चालू हो और बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, और यह सब सिर्फ 5 से 6 महीने में हो। हमारा मानना है कि शायद किसी भी और प्रदेश में ऐसा संभव नहीं है। हम बिना किसी झिझक के आज ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार न केवल इस देश की सबसे प्रगतिशील सरकार है, बल्कि इस सरकार की सोच, इनका जुनून, इनकी रफ्तार और इनके अपने लक्ष्यों के प्रति इनका समर्पण की तुलना किसी भी और प्रदेश से करना नामुमकिन है। इन 5 से 6 महीनों में चाहे वो यूपी इन्वेस्ट हो या यूपी सीडा हो, चाहे PWD डिपार्टमेंट हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो या लखनऊ नगर निगम हो, उत्तर प्रदेश के सभी विभाग, सभी अफसरान और हर कर्मचारी ने अशोक लेलैंड और हिंदुजा ग्रुप का जो स्वागत किया है, जो आगे बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया है, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। अशोक लेलैंड और हिंदुजा ग्रुप का सफर अभी उत्तर प्रदेश में शुरू ही हुआ है, लेकिन हमें भरोसा है कि आगे आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश हमारा वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस होगा। हम यहाँ इस मंच से आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बस कुछ ही और महीनों में हम अपने लखनऊ सरोजनी नगर स्थित नए प्लांट का उद्घाटन करेंगे। ये इलेक्ट्रिक बस और ट्रक बनाने वाला एक ऐसा अनूठा विश्व स्तरीय प्लांट होगा जिस पर पूरे प्रदेश को ही नहीं, सारे देश को गर्व होगा। हालांकि शुरू में हम यहाँ इलेक्ट्रिक बस बनाएंगे, पर हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम इस कारखाने में जो भी नए ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, जैसे CNG, LNG और यहाँ तक हाइड्रोजन भी, उनसे भी चलने वाले आधुनिक तकनीक के वाहन भी हम यहाँ लखनऊ में बनाएं। आपको शायद ये मालूम ही होगा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में ही है। अशोक लेलैंड का भी लक्ष्य है कि 2048 तक अशोक लेलैंड एक नेट ज़ीरो कंपनी हो। हमें विश्वास है कि हमारा ये नया इलेक्ट्रिक और ऑल्टरनेट फ्यूल पर आधारित बस और ट्रक बनाने का प्लांट अशोक लेलैंड और उत्तर प्रदेश की इन लक्ष्यों को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। अशोक लेलैंड और हिंदुजा ग्रुप न केवल उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति एक बार फिर से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, बल्कि हम इस प्रगतिशील राज्य के साथ एक लंबी और उपयोगी भागीदारी और साझेदारी की आशा भी करते हैं। इस अवसर पर हमें अपना हिस्सा बनाने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्रतिष्ठित उद्यमियों और निवेशकों का एक बार फिर से आभार। और अब मैं निवेदन करूंगी उत्तर प्रदेश के माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंदगोपाल नंदी जी से कि वो सभा को अपनी मधुर वाणी से संबोधित करें। सर्वप्रथम आज विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को इंसेंटिव एवं लेटर ऑफ कंफर्ट प्रदान किए जाने के इस कार्यक्रम में उपस्थित
उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के सपनों और संकल्पों को पूरा करने के लिए निरंतर समर्पित उत्तर प्रदेश की पहचान और परसेप्शन को बदलने वाले, प्रदेश की औद्योगिक एवं आर्थिक समृद्धि के शिल्पकार, कर्मयोगी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही वरिष्ठ, विधानसभा में हम लोग के गार्जियन के रूप में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे सहयोगी राज्य मंत्री माननीय श्री जसवंत सिंह सैनी जी, माननीय राज्य मंत्री श्री अजीत पाल सिंह जी, मुख्य सचिव एवं IIDC मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव अनिल सागर जी, अध्यक्ष दक्षिण एशिया सैमसंग श्री JB पार्क जी, प्रबंध निदेशक JK सीमेंट श्री राघवपत सिंघानिया जी, प्रबंध निदेशक एवं CEO बिरला कॉरपोरेशन श्री संदीप घोष जी, अध्यक्ष गैलेंट इस्पात श्री CP अग्रवाल जी, CFO एवं अध्यक्ष HCL ग्रुप श्री पवन दावर जी, प्रबंध निदेशक अशोक लीलैंड श्री सेनु अग्रवाल जी, प्रबंध निदेशक एवं CEO श्री विक्रम पोद्दार जी, यहाँ पर उपस्थित उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास यात्रा के सभी साझीदार, सम्मानित निवेशक एवं उद्यमीगण, शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रिंट एवं मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की यात्रा की दृष्टि से बेहद विशिष्ट है और महत्वपूर्ण दिन भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में हमारी सरकार ने निवेशकों का भरोसा और विश्वास स्थापित करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। अनुकूल नीतियों, सकारात्मक निर्णयों और स्पष्ट नियत की त्रिवेणी ने उत्तर प्रदेश को निवेश का संगम बनाया है। इस दिशा में सबसे उल्लेखनीय है कि हमने कथनी और करनी में एक रूपता कायम की है। प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक कमिटमेंट को पूरा करना और उद्यमियों से किए गए वादों को निभाना माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता रही है। आज विभिन्न औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का वितरण, यह कार्यक्रम उसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवेश में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान अराजकता और माफिया राज के कारण होती थी। सत्ता के संरक्षण में उद्यमियों से वसूली का कारोबार फल फूल रहा था। न तो निवेश सुरक्षित था और न ही निवेशक सुरक्षित थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी है। संगठित अपराध की कमर टूट गई है और माफिया राज का समूल नाश हुआ है। उत्तर प्रदेश की तरक्की चाहने वाले, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रगति चाहने वाले, इंसानियत और इंसाफ चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अटूट भरोसा और विश्वास जगा है। साथ ही कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अराजक और आपराधिक तत्वों, माफियाओं में
भय पैदा हुआ है, जिसका परिणाम है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश के माध्यम से समृद्धि की नई इबारत लिखी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सुविधाओं के विकास में जमीन आसमान का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट, वाटरवेज नेटवर्क के विस्तार में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में अग्रणी राज्य है। नई उद्योग नीति के अंतर्गत अलग अलग सेक्टर की आवश्यकताओं की मांग के अनुरूप सेक्टोरियल पॉलिसी के निर्धारण से निवेश प्रस्ताव को प्रत्येक क्षेत्र में विस्तार मिला है। कृषि, डाटा सेंटर, आईटी, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, एजुकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हेल्थ एवं सर्विसेज सेक्टर के समेत सभी क्षेत्रों में निवेश के प्रस्ताव धरातल पर आकार ले रहे हैं। निवेश मित्र जैसे सिंगल विंडो सिस्टम और उद्यमी मित्रों की नियुक्ति जैसी नई पहल से निवेश प्रक्रिया को गति और पारदर्शिता मिली है। एक जवाबदेह और समयबद्ध इकोसिस्टम का निर्माण हुआ है। जैसा कि अभी सीपी अग्रवाल साहब आपके सामने अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे थे। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। आप लोगों को याद होगा जब बजाज सुपर प्रिया स्कूटर 500 रुपये में बुक होती थी, 2-3 साल 5 साल के बाद नंबर आता था, तो बहुत सारे लोग 10,000 ऑन देते थे, 20,000 ऑन देते थे कि ये हमें दे दो स्कूटर। लेकिन आज जो बदला हुआ परिवेश है, चाहे आपको BMW लेनी हो, चाहे मर्सिडीज लेनी हो, चाहे टोयोटा की गाड़ी लेनी हो, चाहे महिंद्रा की गाड़ी लेनी हो, एक बार जाकर के केवल वहाँ रेट पूछते हैं। तो जब तक आप गाड़ी नहीं ले जाते, तब तक आपके पास फोन जाता रहता है। अगर आप गाड़ी ले भी आए, माना आप मर्सिडीज ले आए, तो भी BMW वाला कहता है टेस्ट ड्राइव तो ले लीजिए और टेस्ट ड्राइव लेके अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। मैं समझता हूँ हमारे अधिकारीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदर्शिता है, उन्होंने जो निवेश मित्र के माध्यम से एक एक जिले में पोस्ट किया है आपको हैंड होल्डिंग करने के लिए कि आपकी समस्याओं का लगातार जब तक समाधान हो ना जाए तब तक हम आपके पीछे लग करके आपका सहयोग करते रहें। इस तरह का इकोसिस्टम का निर्माण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की समग्रता के कारण प्रदेश के प्रत्येक कोने तक औद्योगिक विकास की रोशनी पहुंची है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र जो पहले पूर्णतः उपेक्षित थे, आज वहां भी बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाई स्थापित हो रही है। सरकार और आपके सामूहिक योगदान से उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में एक नई पहचान मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में ठोस कदमों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विभिन्न निवेश प्रोत्साहन नीतियों के अंतर्गत कुल 32 औद्योगिक इकाइयों को 1,333.05 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन लाभ प्रदान किया जा रहा है। पिछले एक वर्ष के दौरान 28 निवेश प्रस्तावों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आज LOC भी जारी हो रही है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेटर और कंफर्ट प्रदान किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास यात्रा की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। इस कार्यक्रम में निवेशकों एवं सरकार के मध्य आपसी भरोसे और विश्वास की डोर और अधिक मजबूत होगी। इस अटूट भरोसे और विश्वास की बुनियाद पर ही एक आर्थिक रूप से संपन्न, समृद्ध और सशक्त उत्तर प्रदेश की भव्य इमारत खड़ी होगी। मैं प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाली समस्त औद्योगिक इकाइयों एवं उसके प्रशासन एवं प्रबंधन से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही यह भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार उनके निवेश और उनके हितों को पूर्णतः सुरक्षित
रखेगी, ये हमारा संकल्प है। आज के इस अवसर पर हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होने हैं। अतः एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। माननीय मंत्री जी, आपका हृदय से आभार। और अब मैं अनुरोध करूंगी उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से कि वो सभा को अपनी मधुर वाणी से दिशा दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस विशेष प्रोत्साहन वितरण एवं लेटर ऑफ कंफर्ट दिए जाने के अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथी मंत्री आदरणीय श्री नंद गोपाल नंदी जी, सम्माननीय श्री जसवंत सिंह सैनी जी जो हमारे औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री हैं, सम्माननीय श्री अजीत पाल सिंह जी जो राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, श्री मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, श्री अनिल कुमार सागर, श्री जेबी पार्क अध्यक्ष दक्षिण एशिया सैमसंग, श्री राघव सिंघानिया जी, श्री संदीप घोष जी, श्री सीपी अग्रवाल जी, श्री पावन बादर जी, श्री सोनू अग्रवाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे औद्योगिक घरानों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी मीडिया के बंधु तथा उपस्थित अधिकारी एवं अन्य महानुभाव, अभी जिन औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों से आपने उनके अनुभव साझा किए, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और जिस भाषा में साझा किए, मैं समझता हूँ कि हिंदी शब्दकोश में शायद ही कोई शब्द बचा हो जो उन्होंने छोड़ा हो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए। हमारे सैमसंग के प्रतिनिधि श्री जेबी पाल साहब ने विशेष रूप से नोएडा की भी प्रशंसा की। मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से नोएडा बसा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया इनिशिएटिव लेकर बीडा बनाया है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा बना था 13,000 हेक्टेयर पर और ये बन रहा है 14,000 हेक्टेयर पर। और ख़ास तौर से वो आज नोएडा के बारे में जो कह रहे थे, कल को ये बीडा जो है वो भी उससे ज़्यादा शाइनिंग होगा और उससे ज़्यादा डेवलपिंग होगा। ये मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से प्रयास है। बहनों और भाइयों, लीडर की सबसे बड़ी खूबी उसकी विश्वसनीयता होती है, वो उसकी सबसे बड़ी पूंजी भी होती है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो भी कमिट किया, चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े, उसके बारे में वो चिंतित भी रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कहीं पर से करनी और कथनी में अंतर न हो। जो कुछ कहा है, मुंह से निकला है, चाहे उसके लिए कितनी ही चेतावनियां, कितने ही चुनौतियां झेलने पड़ें, उसको पूरा जरूर करें। क्योंकि मेरे पास मुख्यमंत्री जी ने वित्त विभाग दे रखा है, इसलिए मुझे ज़्यादातर चीज़ों की जानकारी है। अगर वित्त स्थिति ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, तो सारी चीज़ ठीक है। तमाम स्टेट्स की हालत ख़राब हो गई जिस समय कोरोना था, लेकिन हमारे स्टेट ने न कभी वेतन और पेंशन और किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट मैं समझता हूँ उसको डिफर हुआ और न ही उसको समाप्त किया गया। ये अपने आप में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारा उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी जब हम आए थे, सत्ता में योगी जी आए थे, तो उस समय 12 लाख करोड़ रुपए की करीब थी। और आज जो हमने इस बार बजट प्रस्तुत किया, योगी जी का 7वां बजट जो प्रस्तुत किया, उसमें 25,99,000 करोड़ रुपए की जीएसडीपी हमने विजुलाइज की, हमने। लेकिन भारत सरकार का जो बजट इस बार आया है,
उसके अनुसार 27,51,000 करोड़ रुपए की जीडीपी उन्होंने विजुलाइज की है। 27, यानी हमसे ज़्यादा, हम 25 लाख करोड़ रुपए हम मान के चलते थे, हमारा अनुमान ये था, लेकिन भारत सरकार के जो बजट के हिसाब से हमारी 27,51,000 करोड़ रुपए। बहुत बात होती है तेलंगाना की पर कैपिटा इनकम की। मैंने खास तौर से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग का हमने भारत सरकार का आंकड़ा निकाला, उसमें देख लीजिए आप भी, चाहे तमिलनाडु की बात हो चाहे तेलंगाना की, आज हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मुकाबले में उनकी ग्रोथ नहीं है। मेरे सामने वो पेपर भी है, मैं पेपर भी लेके आया हूं, जो ये 22-23 का है, भी 23-24 का भी आया नहीं। तमिलनाडु 15.4% है उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तेलंगाना 10.0 और उत्तर प्रदेश की 22% से ज्यादा। ये ऑथेंटिक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग, ये अपने आप में भारत सरकार का आंकड़ा है, ये हमारा नहीं। और जहां तक सवाल है आगे की योजनाओं का, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने तीनों सेक्टर्स पर, अगर हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प मुख्यमंत्री जी का है, उस दिशा में हमने बहुत बड़े पैमाने पर प्रयास किया। और लगातार जो ग्राफ पिछली सरकारों में नीचे की तरफ जा रहा था, हम हर तरफ ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ। चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी हो और चाहे टर्शरी सेक्टर हो। प्राइमरी सेक्टर में बढ़ने की संभावनाएं बहुत सीमित हैं, एग्रीकल्चर और संबद्ध क्षेत्रों की, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और खास तौर से सर्विस सेक्टर में असीम संभावनाएं हैं इसको बढ़ाने के लिए। और उस दिशा में बड़े पैमाने पर प्रयास किए। जिस प्रकार से हमने नीतियां बनाई और उन नीतियों को जमीन पर उतारा, खास तौर से पॉलिसीज तो सब बना लेते हैं, लेकिन उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना, उनको जमीन पर उतारना, संबंधित लोगों को उस तक उनका फायदा पहुंचाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। एक शायर ने कहा था कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल रहे। मैं समझता हूं कि योगी जी के ऊपर इस वक्त ये शेर सबसे ज़्यादा मौजू हैं। और आगे के लिए हमने इस वर्ष भी जो हमने खास तौर से लोगों को बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण का जो लक्ष्य रखा है, पिछले सालों में जो हमने लक्ष्य रखा था 22-23 में, उसको हमने 102% अचीव किया। 23-24 में जो लक्ष्य रखा था उसको हमने 111% अचीव किया। और वर्तमान में 2024-25 का हमारा लक्ष्य है 5,18,096 करोड़ रुपए का। ये निश्चित रूप से ये जब अचीव होगा, जिस समय पौधा लगता है, पेड़ को हम रोपित करते हैं, उस समय उतना अच्छा नहीं लगता। 2-3 साल 4 साल के बाद जब वो बड़ा होता है, जब वो हरा भरा दिखाई पड़ता है, तब उसको उसकी पहचान होती है कि हाँ ये किसने लगाया था, कब लगा था, क्या क्या हुआ, किस प्रकार से बढ़ा। आज से 2-3 साल बाद लोग सोचेंगे कि हाँ उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ है, इसकी बुनियाद में कैसी मानसिकता थी, कैसे कमिटमेंट्स थे और कैसा लोगों के प्रति जो एक भाव था। आज हम आप सबको भी इस बात के लिए बधाई देते हैं कि आप लोगों ने आज यहाँ पर आकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई। लेकिन उत्तर प्रदेश जिस गति से चल रहा है, निश्चित रूप से हम $1 ट्रिलियन का जो संकल्प है वो अचीव करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजकों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और आए हुए हमारे मंचासीन सभी लोगों को कि जिन्होंने एक अच्छे अनुभव से आज आप लोगों को अवगत कराया। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं मेसर्स कैनपैक ग्लोबल पोलैंड को लेटर ऑफ कॉन्फर्मेशन के हैंडओवर के लिए आगे बुलाती हूं। ये लेटर ऑफ कॉन्फर्मेशन 1300 करोड़ रुपए के निवेश ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन यूपेडा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उन्नाव में स्थापना के लिए है। मैं अनुरोध करूंगी श्री विक्रम पोद्दार, MD CEO कैनपैक इंडिया से, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, और मंच पर हमारे साथ कैनपैक टीम से हैं श्री जनार्दन काले, मनोज पल्लड़ जी और दुष्यंत जी। और इसी के साथ मैं श्री पोद्दार जी से अनुरोध करूंगी कि संक्षिप्त में अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। Distinguished Chief Minister, all the ministers, respected Cabinet Secretary.
I represent, on behalf of my team, I represent a global multinational called Canpack. We are in packaging. We are in aluminum beverage cans as well as glass. Globally, we operate in 19 countries. India is one of the fastest growing countries for the group. We have 3 manufacturing plants abhi India mein hai. We have invested around 2,500 crores. Business is growing in India, और इसके लिए we have selected Uttar Pradesh as our next plant, which will be the 4th plant in India for us. It's an investment of around 1,300 crores. We have just, the Chief Secretary has been extremely kind, and his entire team has been extremely supportive to us in this whole the journey. For last 3-4 months, we have been assessing. The business in India is going to grow. It's an aluminum beverage cans. The consumer is preferring the new packages. We are committed to bring in new technology. It's a very high engineering product. We are committed to bring in new technology to India. And to us, I see next 5 years, 7 years of our company's growth operating out of Uttar Pradesh. It will be a mega plant. And whatever I have seen, whatever I have heard from my distinguished other members, I think we probably have made the right choice of being in Uttar Pradesh. And we commit that, we will grow from here. This is just the beginning for us. Thank you very much. थैंक यू मिस्टर पोर्टर। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि 11 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एलओसी प्रस्तुत करें। मैं एक एक करके सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स का नाम लूंगी। Mr. Shenu Agarwal, MD and CEO from Ashok Leyland, for making an investment of 186 crore rupees in Uttar Pradesh. Mr. Amit Shukla from AB Mori India Private Limited for making an investment of 1,133.67 crore rupees. Mr. Gajendra Pratap Singh, Joint President, Shri Cement North Private Limited, for making an investment of 1,017 crore rupees in Uttar Pradesh. Mr. Neil Kingston Jasper from ITC Limited for making an investment of 662.73 crore rupees in the state. Mr. Sangram Chaudhary, MD, Banaskanta District Cooperation Milk Producers Limited for making an investment of 612.35 crore rupees in Uttar Pradesh. Mr. Shyam Bhai Virani Balaji Wafers from Balaji Wafers Private Limited for making an investment of 492.94 crore rupees in the state of Uttar Pradesh. Mr. Gursaran Singh, Chairman and MD, RACL Geartech Limited, for making an investment of 250 crore rupees in the state of Uttar Pradesh. Mr. Sachin Bhatnagar from Asian Paints Limited for making an investment of 143 crore rupees. Mr. Arun Lath, Vice President from Kujaria Ceramics Limited, for making an investment of 110 crore rupees in Uttar Pradesh. Mr. Anuj Kumar from CP Milk and Food Products Private Limited, Gorakhpur, for making an investment of 84.28 crore rupees. Mr. Sandeep Agarwal from Creamy Foods Limited has made an investment of 192 crore rupees in Uttar Pradesh.
और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि 32 कंपनियां जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना बेस स्टैब्लिश किया है उनको इंसेंटिव चेक प्रस्तुत करें। JB Park from Samsung Noida will receive an incentive check of 549 crore 83 lakh 44,039. Seung Kyu Lee from Samsung Display Noida Private Limited will receive an incentive check of 161 crore 47 lakh rupees. Mr. Sandeep Ghosh from RCCPL Raebareli will receive the check of 128 crore 7,77,329 rupees. Mr. Kamlesh Kumar from Varun Beverages will receive the incentive check of 98 crore 66 lakhs 53,503 rupees. Mr. Dr. Raghav Pad Singhania from JK Cement will receive the check worth 58 crores 28 lakhs 5,329 rupees. Mr. Gajendra Pratap Singh from Shree Cement, Bulandshahr will receive the incentive check of 41 crores 73 lakhs 84,324 rupees. Mr. Pavan Danwar from HCL IT City Lucknow Private Limited will receive the incentive check of 33 crores 89 lakh rupees. Mr. Rajesh Sablok from Messrs. Brindavan Agro Indus Private Limited will receive the incentive check of 33 crores 77 lakhs 44,682 rupees. Mr. CP Agarwal from Gallant Ispat Limited, Gorakhpur will receive the incentive check of 44 crores 21 lakhs 64,973 rupees. Mr. Devashish Mehta from Messrs. Omax Autos Limited will receive the incentive check of 21 crore 48 lakhs 41,568 rupees. Omax Auto is one of the top 10 automotive component manufacturers in India, known for its precision engineering and supply of high-quality parts to major automobile manufacturers. Mr. Suraj Gupta from Sri Gang Industries and Allied Products will receive the incentive check worth 20 crore rupees. Mr. Yashwant Mishra from Messrs. Mangalam Cement Limited Mr. Yashwant Mishra from Messrs. Mangalam Cement Limited will receive the incentive check worth 19 crores 62 lakhs 20,349 rupees. Mr. Sandeep Ghosh from Messrs. Birla Corporation Limited will receive the incentive check worth 14 crores 13 lakhs 24,558 rupees. Mr. Arvind Agarwal from Paswara Papers will receive the check worth 13 crores 15 lakhs 25,510 rupees. Mr. Yang Shan Zhong from LG Electronics Noida will receive the incentive check of 11 crore 85 lakhs 8,154 rupees. Mr. Raj Navneet Rao from Messrs. Visakha Industries Limited is being presented the incentive check of 11 crore 49 lakhs 87,026 rupees. Mr. Mukesh Saxena from Messrs. Ambuja Cement Limited is being presented the incentive check worth 10 crore 80 lakh rupees.
Mr. Ajay Kumar from Messrs. Ecoplus Steel Private Limited is being presented the incentive check worth 9 crore 99 lakhs 38,826 rupees. Mr. Vijay Kumar from Sparsh Industrial Private Limited, Kanpur Dehat, will be receiving the incentive check worth 9 crore 67 lakhs 76,422 rupees. Mr. Surendra Ramesh from Messrs. Parle Agro Private Limited will be receiving the incentive check amounting to 8 crores 17 lakhs 93,464 rupees. Mr. K.C. Gupta from Messrs. Jindal Saw Limited will be presented the incentive check worth 7 crore 49 lakhs 54,774 rupees. Mr. Hyun Sik Yoon from Quatec India Private Limited will be presented the incentive check worth 7 crore 49 lakhs 87,711 rupees. Mr. Suyash Jaiswal from Messrs. Suyash Paper Mill is being presented the incentive check amounting to 7 crore 39 lakhs 67,508 rupees. Mr. K.N.P. Sinha from Messrs. UAL Uttar Pradesh is being presented the incentive check worth 6 crore 52 lakhs 68,143 rupees. Mr. Kamlesh Kumar from Messrs. Varun Beverages Limited is receiving the incentive check worth 5 crore 29 lakhs 48,742 rupees. Mr. Gopi Chandra Agarwal from Messrs. RLJ Concast Private Limited is being presented the incentive check amounting to 5 crore 25 lakhs 95,337 rupees. Mr. Yang Kwan from Sam Kwang India Electronics Private Limited is being presented the incentive check worth 5 crore rupees. Mr. Sanjeev Agarwal from Lava International Limited. Lava International is a leading Indian multinational electronics company specializing in mobile handset design, manufacturing and distribution, is being presented 4 crore 77 lakh rupees. Mr. Vijay Kumar Agarwal from Messrs. Sparsh Industries Private Limited is being presented the incentive check amounting to 1 crore 45 lakh 44,827 rupees. Mr. Anuj Kumar Agarwal, Messrs. CP Milk Products Limited is receiving the incentive check amounting to 99 lakh 73,244 rupees. Mr. Vipin Gupta, CMD of Messrs. Alpha Milk Food Products Private Limited, is receiving the incentive check of 73 lakhs 55,225 rupees. Mr. Rajkishore Sharma from Messrs. Mahan Milk Food Products Limited is being presented the incentive check of 27 lakhs 45,709 rupees. आप सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी गणमान्य अतिथियों का आभार। मैं अब आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करती हूं कि वो सभा को संबोधित करें।
उत्तर प्रदेश में निवेश परियोजनाओं के प्रोत्साहन राशि वितरण और नए निवेश के लिए आज एलओसी जारी करने के लिए आयोजित आज के समारोह में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश शासन के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री अजीत पाल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री अनिल कुमार सागर जी, आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश के हमारे वे सभी उद्यमीगण जिन्होंने अपना निवेश सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न करने के बाद आज इंसेंटिव यहां पर इस समारोह में प्राप्त कर रहे हैं और जो नए उद्यम लगाने के लिए आज यहां पर सरकार के एलओसी जारी करने के आशय पत्र को प्राप्त कर रहे हैं। उपस्थित सभी अन्य औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, उद्यमीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका उत्तर प्रदेश पर विश्वास व्यक्त करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आज आपको 1333 करोड़ रुपए से अधिक के सरकार के कमिटमेंट के जो पॉलिसी के अंतर्गत सरकार का कमिटमेंट था उसके अनुसार ये इंसेंटिव प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। यह आयोजन केवल इंसेंटिव वितरण से संबंधित मात्र नहीं है, बल्कि शासन के प्रति, शासन के कमिटमेंट के प्रति आपका विश्वास और सुदृढ़ हो, इसके लिए हम लोग आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह व्यक्ति जानता है कि यह समारोह है, इसमें इसकी धनराशि सीधे आपके अकाउंट में चली गई होगी, लेकिन उस कमिटमेंट का जो आपने यहां पर एक विश्वास आपके सामने आपको हमने आश्वस्त किया था कि नहीं, हम आपको भी और आपकी पूंजी को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वह निवेश मित्र सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर एमओयू मॉनिटरिंग की जो प्लेटफॉर्म तैयार हुए हैं या इंसेंटिव वितरण के प्लेटफॉर्म तैयार हुए हैं, यूपी इन्वेस्ट के माध्यम से जिस कार्य पद्धति को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वह कितना आगे बढ़ा है, या आज यहां पर आपने हमारे कुछ उन सफलतम उद्यमियों के विचारों को सुन करके स्वयं भी महसूस किया होगा, राज्य भर ने इस बात को महसूस किया होगा और आपकी बात को हम तक पहुंचाने
और इन सभी उद्यमियों की आवाज को प्रदेश के युवाओं तक पहुंचाने के लिए जो हमारी मीडिया के प्रतिनिधिगण हैं, इन्होंने भी सुना है। और खास तौर पर इस अवसर पर मैं श्री जेबी पार्क अध्यक्ष दक्षिण एशिया सैमसंग, श्री राघवपत सिंघानिया जेके सीमेंट, श्री संदीप घोष बिरला कॉरपोरेशन, श्री सीपी अग्रवाल जी अध्यक्ष गायलैंड इस्पात, श्री पवन दावर सीएफओ एंड चेयरमैन HCL ग्रुप, श्री सेनो अग्रवाल MD अशोक लीलैंड और श्री विक्रम पोदार MD एंड CEO कैनपेक इंडिया के माध्यम से जो विचार आपको सुनने को प्राप्त हुआ होगा, वह आज इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। बहनों और भाइयों, यह सच है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इस प्रकार का माहौल नहीं था जहां पर हम लोग या उत्तर प्रदेश का निवासी अपने आप को इस बात के लिए कह सकें कि आप भी किसी उद्यमी से कि आप भी यहां पर निवेश करिए। न माहौल था, न सरकार का विजन ही था, करना भी नहीं चाहती थी। उनके अपने संकीर्ण स्वार्थ थे, उनका अपना एक दायरा था। उनके लिए उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सके, ये उनके विजन में कहीं भी नहीं था। कहीं भी उन लोगों का ये लक्ष्य भी नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना, इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाकर के हम मशीनरी का दुरुपयोग करें, अराजकता फैलाएं, गुंडागिर्दी करें, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, महिला सुरक्षा की स्थिति या फिर झूठे आश्वासन देकर के, यही सब होता था। और यही कारण था 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने और खास तौर पर युवाओं के सामने पहचान का संकट था। देश के अंदर जाते थे, कहीं दुनिया के अंदर जाते थे, लोग उसे बड़ी बड़ी हे भरी निगाहों से देखते थे। एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था, डेवलपमेंट नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यंत कमजोर था और कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में तो कहना ही क्या था। स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो पूंजी कहां से सुरक्षित होगी। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, दंगे होते थे, पर्व और त्योहार जब किसी व्यापारी और किसी उद्यमी के लिए एक सीजन माना जाता है, उस समय जब दंगे शुरू हो जाएंगे तो फिर जब सीजन गया तो अब सीजन में क्या उस व्यक्ति के लिए अवसर दिखता। लेकिन आज हम कह सकते हैं लगभग 7.5 वर्ष हमारी सरकार को प्रदेश की सेवा करते हुए हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला हो या उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों का आपने देखा होगा कि हम लोग 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज इस समय प्रदेश के अंदर लागू कर रहे हैं और जो इंसेंटिव भी वितरित हुए हैं, बनाने के पहले स्टेक होल्डर्स के कमिटमेंट भी हम लोगों ने लिए। भाई आप बताइए, अपना सुझाव दीजिए, आपके सजेशन क्या हैं, और उसमें जो भी संशोधन शासन के दायरे में रह करके हो सकते थे उसको बनाने के प्रयास हुए और फिर उसी दायरे में निवेश भी हुआ
और निवेश के इंसेंटिव वितरण के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हमें समय समय पे कदम भी उठाने पड़े। आज मैं कह सकता हूं कि हमने लगभग 125 सीएम फेलोज भी प्रदेश भर में तैनात किए हैं, जो औद्योगिक विकास विभाग के साथ, इन्वेस्ट यूपी के साथ मिलकर के उद्यमियों की समस्या का समाधान करवाने में योगदान दे रहे हैं। और इन्वेस्ट यूपी अपने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर उद्यमी की समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। और मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव का कार्यालय स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। हमने पहले दिन ही इस बात को कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, और उसके तहत हम आज भी कार्य कर रहे हैं। बिना रुके, बिना डिगे, बिना किसी संकोच के, परवाह किए बगैर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। और आगे भी यही सिलसिला आपको देखने को मिला है, और इसी का परिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश पहले निवेश आता नहीं था, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, मुझे याद है जब 2017 के अंत में मैंने नवंबर में अपने औद्योगिक विकास मंत्री को और उस समय के औद्योगिक अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त को बुलाया था। मैंने कहा भी कुछ निवेश कराओ, रोजगार के चाहिए, कैसे होगा? तो वे मेरे पास आए थे। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हम यहां पे लागू करवाएंगे, इसके लिए हमें एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना है। तो मैंने कहा भी पहले नाम चेंज कर दो भाई, इसका 20 ग्लोबल नाम होगा और निवेश आप केवल 20,000 का कराएंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि 20,000 नहीं, इसकी लोअर लिमिट 2 लाख करो। उन्होंने कहा कौन आएगा यूपी में। और आज जब हम लोग फरवरी 2023 में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाते हैं, तो हमारे पास अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले फरवरी में ही प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का ग्राउंड ब्रेकिंग करवाया है। लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुए थे, उनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ है। और जिनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ है, उन्हीं के इंसेंटिव भी वितरित हो रहे हैं। जिनको ये सब नहीं दिखाई दे रहा है, वह इंसेंटिव वितरण के और जो भी कार्यक्रम है, सब ऑनलाइन है। आप हमारी साइट पे जाकर के देख सकते हैं, उद्यमी से बात कर सकते हैं, उनके यहाँ जिनको ये इंसेंटिव मिल रहा है वहां भी देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, लेकिन साथ साथ आपकी भी सहजता सरलता हो। लेकिन जो लोग इस पे हमेशा कोई ना कोई कमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे देखें कि उनसे संभव नहीं था, हमने संभव करके दिखाया है। और वह जो असंभव था, उस असंभव को संभव करने के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश भारत का इन्वेस्टमेंट का सबसे ड्रीम डेस्टिनेशन बना है। तो उसका रिजल्ट भी आज इस रूप में यहां पे प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी जितने भी यहां पर हमारे इन्वेस्टर आए हैं, मैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार ने आपके साथ जो भी सरकार के कमिटमेंट है, उसको धरती पर उतारने के लिए किसी भी प्रकार का कोई संकोच किसी भी स्तर पर नहीं होगा। और सारी बैरियर हम लोग तोड़ेंगे इसके लिए। ये हमने पहले दिन से कहा है। उत्तर प्रदेश अब भारत के विकास का बैरियर नहीं रहेगा, बल्कि भारत के विकास का, प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास का उस मॉडल को जिन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का सपना देखा है, उस विकसित भारत के सपने को साकार करने के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। और इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे याद है जब हम लोगों ने यहां पर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए, तो हमारे सहयोगी मुझे इस बात के लिए कहे कि इसके लिए हमें हर वर्ष
15 से लेके 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को प्रदेश के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग कराने की तैयारी करनी चाहिए। और जब हम लोगों ने प्रदेश में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम तय किया था, उस समय जब मेरे सामने बात सामने आई थी तो नंदी जी और उनकी टीम मेरे पास आई थी। इन्होंने कहा साहब हम लोग 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव कराएंगे। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा ये लोग अभी भी उत्तर प्रदेश को समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा चलिए आप प्रयास करिए। और फिर मैंने अपनी टीम के सभी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों की टीम को दुनिया के अलग अलग देशों में भी भेजा था, देश के अंदर भी अलग अलग जगह रोड शो हुए थे। और आपने देखा होगा कि 10 लाख या 15 लाख की बजाय 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और लगातार इसमें प्राप्त हो रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में हम लोग मानते थे कि हमारे इन्वेस्टर समिट होगा, उस इन्वेस्टर समिट में हमारे पास में जो निवेश के प्रस्ताव को लाएंगे वो 20,000 करोड़ का हम मानते थे। अकेले आज यहाँ पर जो हम इंसेंटिव वितरित कर रहे हैं 1333 करोड़ रुपए का, इसमें 10,715 करोड़ रुपए के निवेश इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग हुए हैं। वहाँ प्रोडक्शन इन यूनिट में प्रारंभ हुआ है और उसको आज इंसेंटिव यहाँ पे वितरित हो रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए के निवेश के इंसेंटिव पहले से ही हम उद्यमी को पहुंचा चुके हैं, उनको उपलब्ध करवा चुके हैं। बहनों और भाइयों, यह सरकार का कमिटमेंट है और हम अपने इस कमिटमेंट पे पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज जब हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, आपने अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे दो हमारे उद्यमियों ने अपनी बात, सभी ने अपने अपने संबोधन में कुछ नई बातें भी कही हैं और मैं आपसे कहूंगा इस बारे में एक कि उद्यम कोई भी हो, वह हमारे यहां के इंस्टीट्यूशन को उसके साथ जरूर जोड़े, इंस्टीट्यूशन को जोड़िए। आज आपके लिए अच्छा मैन पावर आपको प्राप्त होगा। हम वहां पे सीएम इंटर्नशिप स्कीम में भी और पीएम इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत, इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत उन युवाओं को जो आपके यहां इंटर्नशिप के कार्यक्रम में अपने प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे, आपके यहां वह मैन पावर की कमी को भी पूरा करेंगे, लेकिन साथ साथ उसका आधा मानदेय सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसमें उपलब्ध कराएगी, जिसके तहत भी वो आवेदन करेगा। लेकिन साथ साथ आपके यहाँ उस व्यक्ति का अनुभव, वह आपके लिए स्वयं ही आपके यहाँ जो अनुभव प्राप्त करेगा, उस कार्य के माध्यम से उसके जीवन का एक रास्ता भी खुलेगा और आपकी इंडस्ट्री के बारे में, आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में वह व्यक्ति भी 10 जगह सकारात्मक एक मैसेज लेकर के जाएगा। और इसमें अगर आप भी सहभागी बनते हैं सरकार के साथ में, सरकार इस दिशा में आपको भरपूर सहयोग करेगी, क्योंकि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन अगर आपस में जुड़ता है तो स्किल डेवलपमेंट का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार खड़ा होता है। और उसने जो कुछ भी अपने कॉलेज में सीखा है, इंस्टीट्यूशन में जी सीखा है या इंस्टीट्यूट में सीखा है, देखा है, उसने वहां पे जो थ्योरेटिकल उसका नॉलेज है, जो सैद्धांतिक ज्ञान है, उसको व्यावहारिक और प्रैक्टिकल नॉलेज के रूप में बदलने के लिए इंडस्ट्री से उसका जुड़ाव अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि औद्योगिक विकास विभाग सभी उद्यमियों के साथ में ऐसे लोगों को जोड़े, 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए जोड़े और 1 वर्ष के बाद फिर उनका एक सम्मेलन आयोजित करते हुए उनको सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएं। वे जहां भी जाएं उनके लिए एक रास्ता खोलना चाहिए कि वह रास्ता देखें, अपना रास्ता बनाए, कैसे उसको आगे के रास्ते तैयार करने हैं। लेकिन जब वो वहां से निकलेगा उस समय उसके पास अपने प्रोजेक्ट वर्क का एक स्टडी भी होगी कि उसने क्या कुछ यहां पे सीखा है। इंस्टीट्यूशन में और इंडस्ट्री के कार्य में कैसे हम आपस में जुड़ करके एक दूसरे के लिए सहभागी बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं, और वह एक बेहतरीन मौका आपके लिए भी होगा और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए भी होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर आज बीडा की चर्चा हमारे वित्त मंत्री ने आपके सामने की है। ये लगभग हम लोग 36,000 एकड़ लैंड में झांसी और कानपुर के बीच में इस नए औद्योगिक शहर को बसाने की कार्रवाई को आगे बढ़ चुके हैं और तेजी के साथ हमारा कार्यक्रम बन रहा है। याद करना, नोएडा को बसने में 46 साल लगे और 46 साल के बाद वहां एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर अब आ रहा है। लेकिन यहां पर हम जैसे ही हमारा यह औद्योगिक शहर बसेगा, इसके बसने के साथ ही हम यहां एयरपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। यहां पर हम इसके साथ ही 4 लेन की कनेक्टिविटी हम दे चुके हैं, बेहतरीन सुविधाएं देंगे और पहले से ही डिफेंस कॉरिडोर, मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक नोड वहां आ चुका है। लखनऊ और उसके आसपास के 6 जनपदों को जोड़ करके यहां पर हम लोग स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में इसे डेवलप कर रहे हैं। निवेश के अनंत संभावनाएं यहां पे बनेंगे और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में अगर आप सभी रुचि लेना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश आज इसके लिए तैयार हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बदले हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है। पिछले 7 वर्षों में यही उत्तर प्रदेश जो पहले बिजली के लिए तरसता था, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे उद्यमी होंगे जिनके निवेश तमाम ऐसे राज्यों में होगा जहां पर विपक्षी दल कैसा व्यवहार करते हैं कि फलाने नेता का जनपद है तो वहां बिजली नहीं मिलेगी, वहां सड़क नहीं बनेगी और अगर सड़क बनी है तो उसमें खाई खोद करके आवागमन को बाधित कर देते हैं। ये स्थितियां होती हैं। हम लोग पिछले 30 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में रह करके इस चीज को बहुत अनुभव करता हूं, क्योंकि मैंने 2017 के पहले गोरखपुर में देखा है। से सीपी अग्रवाल जी गोरखपुर के उद्यमी हैं, वहां बिजली 4 घंटे मिलती थी हम लोगों को, 4 से 5 घंटे। मुझे अपने मंदिर कैंपस में ही बिजली चलाने के लिए बिजली तो नहीं मिलती थी, तो जनरेटर से हर महीने 5 लाख रुपए का मैं डीजल खर्च करता था जिससे मंदिर कैंपस में लाइट रह सके। अनुमान कर लीजिए आप। और आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बिजली है, कोई भेदभाव नहीं है। इंडस्ट्री को हम लोगों ने ओपन एक्सेस की सुविधा दी है और साथ साथ हम लोगों ने वहां पर उन्हें यह भी सुविधा दी है कि वह रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से भी वहां पर इस सुविधा का लाभ ले सकता है। खासतौर पर जब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं तो प्रदेश सरकार ने आज घरेलू या जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों के लिए हमने वहां पर एक सुविधा अलग से दी है। कॉमर्शियल और जो हमारे व्यावसायिक संस्थान हैं उनके लिए भी हमने व्यवस्था दी है जो अपने सोलर पैनल लगा करके भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बिजली भी हम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतरीन किया गया है। आज इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को, एक्सप्रेस वे के बेहतरीन कनेक्टिविटी को, हाईवे की कनेक्टिविटी को, एयर कनेक्टिविटी को उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सबसे अच्छा करने का प्रयास किया है। अभी इस दिशा में हमारे प्रयास निरंतर जारी है, हम इसे और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप इसमें और रुचि लेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी अन्य विभागों को भी तेजी के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, वे भी आपके साथ जुड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि एक इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन को आपस में जोड़ करके यहाँ के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट में आप योगदान दें तो सरकार इसके लिए आपको उसके लिए अतिरिक्त इंसेंटिव उस इंडस्ट्री को, उस यूथ के लिए उपलब्ध कराने में योगदान देगी। दूसरा जो यहां पर हो, अभी सीपी अग्रवाल जी ने बात कही कि हर तीसरे महीने उद्यमियों के साथ बैठक मुख्य सचिव स्तर पर,
जनपद स्तर पर तो हम लोगों ने अनिवार्य कर दिया है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हर महीने उद्योग व्यापार मंडल के साथ बैठक करें, उनकी समस्या का समाधान जो स्थानीय स्तर पर होना है उसका स्थानीय स्तर पर समाधान करें। जो स्थानीय स्तर पर संभव नहीं हो सकता, जो शासन के पास भेजना है तत्काल भेजें और शासन स्तर पर स्वयं संपर्क करके उसके समाधान का रास्ता निकालें। लेकिन राज्य स्तर पर भी यह बैठक का सिलसिला निरंतर आगे बढ़ेगा। कहीं कोई समस्या किसी भी स्तर पर नहीं आएगी, लेकिन हम सबको भी उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आप लोग तैयार करेंगे तो सरकार भी आपके साथ, अगर आप 10 कदम चलेंगे तो सरकार 100 कदम चलने को तैयार है। और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से हम लोग आज उत्तर प्रदेश को अगर इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में सफल हुए हैं तो कोई कारण नहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने में हम सब सफल न हो। मैं एक बार फिर से इंसेंटिव प्राप्त करने वाले सभी उद्यमियों को, जिन्हें लेटर ऑफ कंफर्ट यहां पे आज जारी किया गया है नए उद्यम स्थापित करने के लिए, उन सबको भी मैं साथ साथ यहां पर आए हुए अन्य सभी उद्यमियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। औद्योगिक विकास विभाग को, इन्वेस्ट यूपी को इस पहल को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरकार और उद्यमी के बीच में यह परस्पर विश्वास बना रहे और ये विश्वास उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हो। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपकी उपस्थिति के लिए कृतज्ञ हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और अपने मार्गदर्शन से इस आयोजन को सफल बनाया। और अब मैं एक ग्रुप फोटो के लिए मंचासीन सभी अतिथियों को अनुरोध करूंगी कि वो बेनिफिशियरी यूनिट्स के उद्यमियों के साथ एक ग्रुप